हेलो बच्चों, आज हम आपको समझाएंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का हमारी भाषा में क्या महत्व होता है और इसका हमारी भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हम विराम चिन्ह को समझेंगे, उनके नियमों को समझेंगे, उनके उदाहरणों के द्वारा हम विराम चिन्ह को समझने की कोशिश करेंगे। तो विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, तो कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए। कुछ निश्चित चिन्हों को यथास्थान यानी कि जिस स्थान पर उनका प्रयोग होना चाहिए उस स्थान पर लगाकर हम भाषा को सरलता से समझ सकते हैं और इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हम भावों और विचारों के, चाहे वो हमारे हों या किसी और के हों, तो उनको उनकी जो अभिव्यक्ति है, जो वो व्यक्त करना चाहते हैं, उसको स्पष्ट समझने योग्य बनाने के लिए भी हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे कुछ उदाहरण है यहाँ पर 3 प्रकार के। इसमें है रोको मत जाने दो। हमने पूरा एक मूल सेंटेंस यहाँ पर लिखा है वाक्य, और इसके बाद हमने पूर्ण विराम जो लगाया है खड़ी पाई के रूप में। यहाँ पर इस वाक्य को हमने जब बोला कि रोको मत जाने दो, तो हमने कहीं पर भी ठहराव नहीं हुआ हमारा, कहीं हम रुके नहीं, तो इस वाक्य से हमारे को अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए, रोको मत जाने दो। अब यहाँ पर क्या है, रोको का प्रयोग है। रोको के बाद कौन सा है हमारा, अल्प विराम है, और अल्प विराम का प्रयोग कुछ कम समय के लिए रुकने के लिए होता है। ठीक है, तो हम रोको, रोको के बाद हम भी रुके ना, मत जाने दो, तो इस वाक्य में रुकने का बोध हो रहा है। इसी तरह से तीसरा देखते हैं, रोको मत जाने दो। तो रोको मत हमने एक साथ बोला और इसके बाद अल्प विराम है, तो यानी कि मत का प्रयोग नहीं के लिए होता है, तो यहाँ पर ना रुकने का बोध हो रहा है। तो कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग केवल वाक्य के अंत में होता है, तो कुछ वाक्य के बीच में। अब जो अंत में होता है वो पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय आदि सूचक आदि, और जिनका वाक्य के बीच में होता है अल्प विराम, योजक, निर्देशक चिन्ह आदि। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनके नियमों और उदाहरणों को समझते हुए पहला पढ़ेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है, जो चिन्ह है वो खड़ी पाई के रूप में होता है। पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ होता है पूरा रुकना, यानी अपनी बात को स्पष्ट कहने के बाद हम उसको पूर्ण रूप से वहाँ पर रुक जाते हैं, हमारी बात समाप्त हो जाती है। तो जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। मेरा नाम शिवानी उपाध्याय है, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ, इस तरह से। ठीक है, इसमें मतलब सीधे प्रत्यक्ष बात करनी होती है, प्रश्न पूछना होता है या बात कहनी होती है। ठीक है, अब है अर्धविराम। अर्ध का मतलब ही आधा होता है जैसे। ठीक है, तो अर्धविराम का अर्थ होता है आधा रुकना, अर्थात पूर्ण विश्राम की अपेक्षा, यानी पूर्ण विराम जो हमने लिखा है उसकी अपेक्षा थोड़ा कम देर रुकने के लिए हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम का प्रयोग करते समय हम ऐसे वाक्यों में प्रयोग करते हैं अर्धविराम का जो एक से अधिक समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच में, जैसे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा आंदोलन प्रारंभ किए, किसानों मजदूरों को जागृत किया, अंग्रेज़ों को देश जाने के लिए विवश कर दिया। तो यहाँ पर प्रारंभ किया के बाद आएगा। ठीक है, या हमने जैसे कहा कि मुझे जल्दी पहुँचना है, खाना बनाना है और अन्य काम भी करने हैं। जो ईमानदार होते हैं उन्हें सम्मान मिलता है, इस तरह से। फिर अल्प विराम। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा, कम। तो यहाँ थोड़ा और कम रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम में हाँ और नहीं के बाद भी किया जाता है, जैसे जी हाँ या जी नहीं। प्रत्यक्ष संबोधन के नाम से भी, जैसे शर्मा जी हमने बोला या सुजाता जी बोला आप कहाँ जा रहे हो, या सुजाता जी जल्दी आ जाना, या शर्मा जी मेरी बात सुनिए, तो नाम के बाद हम जो है अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। एक क्रम में आए शब्दों के बीच में भी करते हैं, जैसे हमने कहा कि जो दूध से बनी चीज़ें हैं वो घी है, मक्खन है और मिठाइयाँ हैं। ठीक है, तो हमने ये बोला ये सारे फल है, सेब है, केला है, अमरूद है, आम है, अनार है। ठीक है, वहाँ पर हमने इनका प्रयोग, ये गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, रंग बिरंगे रंग, लाल, पीला, नीला, काला, हरा, गुलाबी। ठीक है, या फिर हमने जैसे यहाँ पर भी उदाहरण के तौर पे दे रखा है, लाभ हानि के बाद है, सुख दुख के बाद है, इस तरह से। या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ के पुत्र थे, तो इस तरह से हम अल्प विराम का प्रयोग भी करते हैं। अब है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह।
प्रश्न सूचक चिन्ह में हम अपना प्रश्न पूछने के पश्चात सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रश्न के अंत में जिसका उत्तर आपको अपेक्षित हो कि मिलेगा। क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो? आप शाम को कितने बजे लौटोगे? तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है? तुम्हारी परीक्षा का परिणाम कब मिलेगा? यानी आपको सीधा आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाए, वो प्रश्नवाचक हमारा वाक्य होता है। उसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। फिर है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक में हम आश्चर्य, घृणा, शोक, निंदा, भय, प्रशंसा आदि वाक्यों के अंत में लगाते हैं और ये शुरू में भी आता है। इसको दो तरीके से समझते हैं हम। एक होता है विस्मयार्थक शब्द के बाद और एक होता है कि पूरा वाक्य ही विस्मयार्थक होता है और उसके अंत में लगाया जाता है। ठीक है। अब है जैसे हमने शाबाश, ऐसे ही प्रथम आते रहो, तो शाबाश जो शब्द है वो विस्मय शब्द है। हमने बोला वाह क्या कहनी है, तो वह जो शब्द है वो भी विस्मय बोधक जो है शब्द है। फिर हमने ये कहा कितनी सुंदर साड़ी है, अब हमने आगे नहीं लगाया, लेकिन जो हमारा पूरा वाक्य है वो विस्मय बोधक है, तो हम इसके अंत में लगाएंगे। ठीक है। हमने जैसे कहा कितने महान हैं आप लोग, अब यहाँ पर भी हमने शुरू में नहीं लगाया, लेकिन जो ये वाक्य है वो क्या है, विस्मय बोधक वाक्य है पूरा, तो हमने अंत में लगाया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ अरे तुम यहाँ कैसे, अब आप कहेंगे अरे तो वो ऐसा है कि नहीं, मगर अरे जो है संबोधन कर रहा है उस व्यक्ति को, संबोधन कारक के रूप में है यहाँ पर। जैसे हम ये कहें कि सुजाता तुम यहाँ कैसे, यानी वाक्य के अंदर तो विस्मय है लेकिन वो शब्द विस्मय नहीं है, तो इसीलिए हम उसका अंत में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में संवादों, पात्रों के नाटक के बाद, समय दिखाते समय, घंटे मिनट के बीच, किसी विषय के व्यापक जानकारी से पहले, पूर्व यानी पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम संवाद लेखन करते हैं ना, दो जने आपस में संवाद करते हैं तो हर एक के नाम के बाद आता है, समय के लिए आता है, या हम प्रायवाची पूछ रहे हैं, या भूकंप के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। इस तरह से जब हम आगे कुछ हमें पूछना होता है, उसका जो विवरण हम और जानना चाहते हैं, ठीक है, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में और द्वंद्व समास में और तुलनात्मक स्थिति में करते हैं। कैसे? युग्म का मतलब होता है जैसे धीरे धीरे, रोज रोज। ठीक है। तो एक जैसे जब दो शब्द होते हैं वो होते हैं शब्द युग्म। ठीक है। और इसके बाद हमारा द्वंद्व। द्वंद्व में होता है अपोजिट जो वर्ड्स होते हैं, आपस के अंदर विपरीत शब्द होते हैं, रात दिन, सुबह शाम, आजकल, लाभ हानि, सुख दुख। ठीक है, इस तरह से। और तुलनात्मक यानी कि तुलना करने, फूल सा चेहरा, यानी उसका चेहरा जो है फूल सा है, तुलना कर रहे हैं। अच्छी सी पुस्तक है, यानी ये पुस्तक ऐसी अच्छे होने से कर रहे हैं। भले से लोग हैं, यानी भले लोगों से इनकी तुलना कर रहे हैं। कोमल सी बच्ची है, यानी ये जो बच्ची है वो कोमल है, कमज़ोर है। हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि के जो पद हैं वो कोमल हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का आकार योजक से थोड़ा छोटा होता है और इस चिन्ह की मतलब उस चिन्ह की अपेक्षा जो योजक चिन्ह है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है निर्देशक चिन्ह। यानी योजक चिन्ह जो है वो छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह उससे थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे संज्ञा के निम्नलिखित भेद होते हैं। भेद क्या होते हैं? निर्देश दिया है, आगे हमें निर्देश में बताना है कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। जैसे माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, या हम ये कहें कि इधर वो दरवाज़ा सा बना है वह है इंडिया गेट, तो वह है के बाद लगाया हमने। जैसे मैंने उसे बताया यह ऊंची इमारत कुतुब मीनार है, तभी वह बोला ये मेरी गाड़ी है। या फिर हम ये कहें कि मुझे दादी की डांट सुननी पड़ी, इतना बड़ा हो गया है कि नींद में भी बड़बड़ाता है। इस तरह से हम जब वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो हमें आगे निर्देश देना होता है। जैसे मोबाइल का अर्थ है, ठीक है, अस्थिर या गतिशील। तो जब हमें अपनी बात आगे निर्देश देना होता है, अपनी बात को आगे पूरा करना होता है, तब हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय,
यानी किसी ने, कोई व्यक्ति है और वो अपने कथन को कह रहा है और उसकी बात को जैसे का वैसे ही लिखने के लिए हम इसका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है जो 2 बार लगाया जाता है और एक इकहरा होता है। दोहरे के अंदर जैसे हम सीधे ये कहें कि दुकानदार बोला, अरे भाई पैसे दे दो। मनीषा ने पूछा, मेरी किताब कहाँ रखी है। या फिर हम ये कहें कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी का कथन था कि हम सब एक हैं। ठीक है। अब इकहरा में हम जो किसी नाम के साथ, पुस्तक के साथ, पाठ का नाम है, कविता का नाम है, लेखक का नाम है, किसी का उपनाम है, इनके साथ, जैसे सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा रचना के लिए पुरस्कार मिला। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। निराला ने अनामिका में लिखा। यानी कि सिर्फ एक जने की बात होती है, किसी पुस्तक का, शीर्षक का, कविता का, पाठ का नाम, लेखक का नाम, उपनाम, इनको लिखने के लिए हम एक सिंगल जो है उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। लेकिन दोहरा जो होता है किसी बात को आगे पूर्ण रूप से कहने के, जो उसने बात कही है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है। अब है कोष्टक। कोष्टक में हम ऐसी जानकारी रखते हैं जो कि बीच में आया कोई ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम उसे विस्तार से भी बताना चाहते हैं। ठीक है। और इसका प्रयोग बीच में किया जाता है। जैसे मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है। अब मंजिल को नहीं है, अगर गंतव्य अगर हम लिख देते हैं और गंतव्य का मतलब हमें नहीं पता, तो हम उसको कोष्टक बनाकर क्या लिखते हैं कि मंजिल पर पहुंचना है। जैसे कि यहाँ पर सिद्धार्थ, अगर सिद्धार्थ को किसके बारे में, क्योंकि सिद्धार्थ तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर किस सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा है, तो गौतम बुद्ध, इसलिए यहाँ पर हमने कोष्टक का प्रयोग किया। अब आगे देखिए लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसी शब्द को पूरा ना लिखकर केवल प्रथम वर्ण लिखने के पश्चात यह चिन्ह लगाया जाता है। तो लाघव चिन्ह का यानी कि हमने जैसे डॉक्टर पूरा ना लिख के डा लिख दिया और एक शून्य के रूप में लगा देते हैं। ठीक है। पंडित में प लिखे शून्य के रूप में लगा दिया हमने। जैसे MA, BA, B.Ed, ठीक है, ये सारी जो डिग्री होती हैं उनके बाद हम उसको शॉर्ट में लिख देते हैं या किसी जगह का नाम लिख देते हैं। ठीक है। जैसे DAV स्कूल है, DPS स्कूल है या सर्वदा मॉडर्न स्कूल है, तो किसी भी मतलब प्रथम वर्ण को हम लिख देते हैं और उसके बाद एक शून्य के रूप में लाघव चिन्ह को लगा देते हैं, यानी कि उसका संक्षेप में बता देते हैं। तो संक्षेप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्तार। अब ये विस्तार चिन्ह जो होता है, हमने देखा होगा कि कभी हम कोई बात कहते हैं तो कहते हैं ना सेक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बात आगे हमारी रह गई है, तो बोलने में तो हम ऐसे बोल देते हैं पुणे पुणे पुणे। ठीक है। लेकिन लिखते समय हम अपनी बात को कैसे संकेत करेंगे कि आगे भी बहुत है, तो इसके लिए हम विस्तार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इस चिन्ह का सबसे ज़्यादा प्रयोग कब होता है, जैसे कि हम कोई गीत लिखते हैं, ठीक है, संगीत के अंदर प्रयोग किया जाता है, या फिर इस चिन्ह का हम प्रयोग काव्य खंड के अंदर भी करते हैं। किसी कविता को लिखते हैं डॉट 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 करके और आगे कविता उसका लास्ट का हम लिख देते हैं, इतनी बड़ी पूरी ना लिखें। ठीक है। या फिर कोई पैसेज हम लिख रहे हैं हिंदी में, मतलब कोई गद्यांश तो बहुत सारा होता है, तो हम उसे डॉट 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 करके और वहाँ पर उसको ख़त्म कर दे। तो विस्तार चिन्ह का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, पूरी बात को ना लिखकर उसको बताने के लिए कि आगे भी इसके कुछ हम कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इसलिए। हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह को यहाँ पर कुछ जब हम लिखना भूल जाते हैं, कई बार होता है ना कि हम किसी वाक्य में कुछ भी लिखना भूल जाते हैं और उस शब्द को जब हम भूल जाते हैं और उसे लिखने के लिए हम उस जगह पर हंस पद चिन्ह लगाते हैं और उस शब्द को हम वहीं पर ऊपर लिख देते हैं। ठीक है। अब इसको हंसपद क्यों बोला है, क्योंकि इसका जो हंसपद चिन्ह का जो आकार है वो हंस पक्षी के पैर जैसा होता है, इसलिए इसे हंसपद कहते हैं। अब है विस्मरण चिन्ह। ये चिन्ह बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम किसी बड़े प्रश्न को लिख रहे होते हैं या हम किसी मतलब निबंध को लिख रहे होते हैं या फिर हम किसी अनुच्छेद को लिख रहे होते हैं और उसमें ऐसा होता है कि हम लिखते लिखते एक जगह हमें बहुत ही अच्छी सुंदर सी लाइन लिखनी होती है, जो कि हमें लगता है कि यह लाइन अगर हम लिख देते तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन वो हमें बाद में याद आता है। तो हम क्या करते हैं, जिस जगह हमें वो लाइन लिखनी होती है उस जगह देखिए क्रॉस करके बिंदी बिंदी है ना, तो वो साइन हम वहाँ पर भी बना देते हैं चिन्ह,
विस्मरण का, और जहाँ हम लास्ट में अंत में लिख रहे हैं वहाँ पर भी लगा देते हैं। दोनों जगह लगाने के बाद फिर हमें ये समझ में आता है कि वहाँ चिन्ह लगा है, यानी वहाँ लगाकर छोड़ दिया, और उसी लाइन को हम फिर वही चिन्ह यहाँ नीचे लास्ट में अंत में लगा रहे हैं और उसके बाद उस लाइन को लिख रहे हैं। तो इसके लिखने के बाद अध्यापक ये समझ जाते हैं कि इसको ये लाइन उस स्थान पर लिखनी थी, जो कि भूल गए, लेकिन उसने वो लाइन वहाँ नीचे लिख दिया। तो फिर वो आपका जो आप लिखना चाहते थे वो पूर्ण हो जाता है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण के तौर पे भी कह रखा है, जब मैच चल रहा था तभी दोनों टीमों के कुछ विद्यार्थियों में मनमुटाव हो गया। अब दोनों विद्यार्थी किस टीम के थे, यानी एक डीपीएस स्कूल के थे और एक डीएवी स्कूल के थे। अब मैं ये बात भूल गई, ये भी बताना था भाई, बहुत सारी टीमें होती हैं, जब बड़े बड़े मैच चलते हैं तो कई स्कूल आते हैं, लेकिन कौन से दो टीमों के बीच हुआ था, तो इन टीमों के बीच हुआ था, मैं ये बताना भूल गई। अब मैंने उस चिन्ह को वहाँ पर भी लिखा और मैंने अंत में भी लिखा, उस चिन्ह को लगाकर बनाकर और उस लाइन को लिख दिया। तो मेरा यानी कि मुझे समझ में आ जाएगा पढ़ने वाले को कि ये लाइन यहाँ पर इस जगह पर आनी थी। तो हम विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और विस्मरण क्यों, स्मरण का मतलब होता है याद करना और फिर बाद में याद आ जाना विस्मरण में। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गएंगे, और थोड़ा लंबा वीडियो होने के कारण मैंने थोड़ा सा इसे जल्दी जल्दी पढ़ा है। ठीक है, लेकिन आप इसे एक बार पढ़ेंगे खुद से तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।